नमस्कार, रणभूमि 2024 में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ और हमारे साथ है हमारी सहयोगी वैष्णवी। तो लगातार सुबह के 7 बजे से ही सभी 102 सीटों पर लोकसभा चुनाव को लेकर के मतदान की प्रक्रिया चल रही है। उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान जारी है और इसके साथ ही लगातार अब तक 25.20% मतदान हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के। गरिमा, जो वोटिंग प्रतिशत है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और शाम 6 बजे तक जो मतदान है वो होंगे, मतदान की प्रक्रिया होगी और ऐसे में देखना होगा कि आज कितने प्रतिशत मतदान जो है वो होता है। बिजनौर की बात करें तो 25.50% मतदान, कैराना की बात करें तो 25.89% मतदान अब तक हुआ है। मुरादाबाद की बात करें तो 23.35% मतदान हुआ है और मुजफ्फरनगर में 22.62% मतदान हुआ। तो ये बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग। उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया सुबह से ही चल रही है। नगीना में 26.89% मतदान हो चुका है। पीलीभीत में 26.94% मतदान। वहीं रामपुर का अगर जिक्र करें तो 20.71% मतदान अब तक हो चुका है। सहारनपुर में 29.84% मतदान। वहीं पीलीभीत में 26.95%, तो बरखेड़ा में 27.16% मतदान हुआ। पूरनपुर की बात करें तो 29.15% मतदान अब तक हुआ है। बिसलपुर में 24.35% मतदान अब तक हो चुका है। यूपी की 80 में से 8 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। और गरिमा, जिस तरीके से बात करें तो अभियान चलाया जा रहा था, मतदाता जागरूकता अभियान लगातार अलग अलग तरीके से आयोजन हो रहे हैं और वो मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जो आयोजन होते थे और अभियान चलाया जाता था, उसका असर आज देखने को मिल रहा है कि कितना वोटिंग प्रतिशत जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में पहले फेज के तहत 80 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। सुबह से ही 7 बजे से ये मतदान की प्रक्रिया चल रही है। शुक्रवार को पीलीभीत, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद और रामपुर लोकसभा सीट के मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ही खास हो जाता है पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ की सीटें हैं जो कि बहुत ही खास है। पहले चरण की 8 सीटों में पिछले चुनाव का अगर हम जिक्र करें वैष्णवी, तो बीजेपी को 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। सिर्फ 3 सीटें ही थी जिसमें बीजेपी को जीत मिली थी और इस बार जीत के बड़े दावे किए जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से 3 सीटें बीजेपी को मिली थी और कई मुद्दे भी है जो बीजेपी की ओर से इस बार उठाए गए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बात करें गरिमा तो राम मंदिर निर्माण का मुद्दा बीजेपी उठा रखी है और विपक्ष की बात करें तो कृषि विधेयक और रोजगार के मुद्दे उठाए गए हैं। ठीक है, तो अब इसी पर हम खास चर्चा की शुरुआत करेंगे क्योंकि सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है। खास चर्चा में हमारे साथ तमाम, तो अब से कुछ ही समय में हम खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। अगर बात करें इन महत्वपूर्ण सीटों की तो पश्चिमी वेस्ट में किसानों का मुद्दा अहम होता है, बेरोजगारी का मुद्दा अहम होता है, युवाओं के मुद्दे पर बातचीत करने की जो कवायद है, जो चीजें हैं, जो कोशिशें हैं, लगातार हम देखते हैं। विपक्षी दलों के तमाम आरोप हैं। विपक्षी दल ये बात कहती रही है इस बार के चुनाव में वैष्णवी, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो विपक्षी दलों का यही कहना है कि वोटों, धर्म के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी करती रही है, धर्म के नाम पर वोट बटोरने की राजनीति। तो वही बीजेपी भी एमवाई और पीडीए को लेकर के तमाम बातें कहती रही है। बिल्कुल, यहाँ पर बात करें तो गरिमा, वही विपक्ष की बात करें तो जिस तरीके से राम मंदिर का इस बार कह रही है, 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो पुलवामा का मुद्दा बीजेपी की ओर से उठाया गया था और विपक्षी दल जो थे उनका कहना था कि भावनाओं से बीजेपी खिलवाड़ करती है और भावनात्मक मुद्दे बीजेपी उठाती है जिस वजह से बीजेपी को वोट मिलते हैं। लेकिन विपक्ष की बात करें तो विपक्ष क्रेडिट लेता है बीजेपी से एक तरीके से, जिस तरीके से बाद में अब अगर मान लो बीजेपी आती है तो जिस तरीके से विपक्ष कहेगा कि राम मंदिर की वजह से बीजेपी आई, तो हर बार ये काम हो जाता है कि बीजेपी से क्रेडिट लेना। जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं क्रेडिट लेने की बात राम मंदिर को लेकर के, हालांकि ये बात लगातार उठती रही है कि भाई प्रभु श्री राम किसी भी तरह से राजनीति का केंद्र नहीं है, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने, चाहे हम एनडीए की बात करें चाहे इंडिया अलायंस की बात करें, दोनों ही जो दल है, जो गठबंधन है, उसके जो तमाम दल इसमें मौजूद है, वो लोग प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति करते रहते हैं। हालांकि इसमें कई सारी ऐसी भी पार्टियां जिनके नेता प्रभु श्री राम के अस्तित्व को भी नकारते रहे। कांग्रेस के नेता कुमार केतकर, जिनके बयान
खूब चर्चाओं में थे। लेकिन इन सब के बीच जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो और भी कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के इस बार वोट कर रही है, क्योंकि विकास का मुद्दा सबसे जरूरी हो जाता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रवास बहुत बड़ी संख्या में हम देखते हैं। जो वहां के बेरोजगार हैं बहुत बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों का पलायन करते हैं रोजगार के लिए, और ऐसे में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी सरकार है, वो ये बात कहती रही है कि भाई हम इन्वेस्टर समिट आयोजित कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाया जा रहा है ताकि उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर पनपे। बिल्कुल गरिमा, जिस तरीके से रोजगार, शिक्षा और विकास ये अहम मुद्दे उत्तर प्रदेश में है, और किसानों की बात यहाँ पर आई कि तो किसानों को लेकर के भी कितने प्रोटेस्ट हमने देखने को मिले हैं, और किसानों का मुद्दा यहाँ पर उठता है तो यही बात आती है कि किसानों के प्रोटेस्ट देखे गए हैं। किसान खुश नहीं है जिस तरीके से किसानों का मुद्दा उठाया जाता है। तो अब पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। 18वीं लोकसभा का ये पहले चरण का चुनाव है। 21 राज्यों में 102 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटें जो कि बहुत अहम मानी जाती हैं, बहुत खास मानी जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये सीटें हैं। अगर रामपुर सीट का जिक्र कर लेते हैं वैष्णवी, कि रामपुर सीट में जो समाजवादी पार्टी है उनका कब्जा पहले रहा है काफी, लेकिन उपचुनाव जब हुए थे 2019 के चुनाव के बाद तो बीजेपी ने यहां पर अपना कब्जा जमाया था। इस बार रामपुर की सीट इस लिहाज से भी बेहद अहम है क्योंकि आजम खान का जो परिवार है, उनके परिवार के किसी भी एक भी सदस्य को इस बार यहां से टिकट समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया। आजम खान का वर्चस्व रामपुर सीट पर माना जाता है। ये बात कही जाती है कि अल्पसंख्यक जो समुदाय है वो यहां पर बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लेते हैं और यही तय करते हैं कि रामपुर सीट का सांसद कौन होगा। बिल्कुल, इसी को लेकर नाराजगी भी देखने को मिलती है। इसके साथ ही गरिमा बात करें तो 7 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला उत्तर प्रदेश में है, जिन 8 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबले में एनडीए, इंडिया और बीएसपी है। इसके साथ ही नगीना एक महत्वपूर्ण सीट है जिस पर चतुष्कोणीय मुकाबला है। चंद्रशेखर आजाद, जो कि ये कहा जाता है कि जो दलितों का जो वोट है वो चंद्रशेखर आजाद को मिलता है और बहुत ही युवा नेता है, बढ़ चढ़ करके इसके चुनावी मैदान में हिस्सा ले रहे हैं। युवाओं के जो बीच है वहां पहुंच रहे हैं, जनसभा करते रहते हैं। और इसके साथ ही चतुष्कोणीय मुकाबला, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया, यहाँ पर नगीना सीट बेहद अहम मानी जाती है, बहुत ही खास हो जाती है क्योंकि इस सीट पर जो चुनावी स्थितियां हैं इस बार काफी अलग नजर आ रही हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझाएंगे कि 73 पुरुष और 7 महिला प्रत्याशी इसमें शामिल है इस बार के चुनाव में। और जो पहले चरण का मतदान चल रहा है, पहले चरण में कुल 1 करोड़ से ज्यादा लोग मतदान के इस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, अपनी सहभागिता दे रहे हैं। बिल्कुल, 824 लैंगिक रूप से तृतीय वर्ग के हैं और उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा क्षेत्रों में सुबह से ही मतदान जारी है और मतदान स्थल पर लोग पहुंच रहे हैं। अब तक 25.20% मतदान हुआ है। बिजनौर की बात करें तो 25.50%, कैराना में 25.89% मतदान अब तक हो चुका है और लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। नगीना सबसे महत्वपूर्ण सीट जहां पर 26.89% मतदान अब तक हुआ है। रामपुर में 20.71% मतदान, पीलीभीत में 26.95% मतदान हुआ है। अब तक मतदान का जो परसेंटेज है वो हम आपको बता रहे हैं। बता दें कि यूपी में पहले चरण की 8 लोकसभा सीट पर मतदान हो रहा है और सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, इसके साथ ही नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीट वो महत्वपूर्ण सीटें हैं जिन पर आज मतदान हो रहा है। ठीक है, तो जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है वैष्णवी, 73 पुरुष और 7 महिला प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में इस जो 8 सीटें हैं उसमें अपनी सहभागिता दे रही है प्रत्याशी है जिनके पक्ष में आज मतदान होना है। आज इन सभी जो प्रत्याशी हैं, सभी 80 प्रत्याशियों की जो किस्मत का फैसला है वो ईवीएम में कैद हो रहा है। सुबह से ही हमने देखा, अलग अलग जगहों से हम विजुअल्स में दिखा रहे थे अपने दर्शकों को कि सुबह से ही 6:30 बजे से ही, अगर हम देखें वैष्णवी, तो 6:30 बजे से ही लोग बढ़ चढ़ करके इस लोकतंत्र के वहां पर्व में हिस्सा ले रहे थे। 6:30 बजे से ही बूथ पर लंबी लंबी कतारें हमने देखी। लोग पहुंच रहे हैं। जागरूकता अभियान, जिस तरह से अभी आप जिक्र कर रही थी, सेल्फी जोन भी बनाए गए हैं वैष्णवी कई जगहों पर। बिल्कुल, जिस तरीके से लंबी कतारें देखने को मिल रही है उससे लगता है कि जो अभियान पुलिस के द्वारा चलाया गया था, राजनीतिक दलों के द्वारा चलाया गया था, उसमें सक्सेस उनको मिली है, जो आज लंबी कतारें मतदाताओं की मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही गरिमा बात करें तो ईवीएम की खराबी की जो
खबरें हैं वो भी लगातार सामने आ रही है, तो उसे भी ठीक करके तुरंत जो मतदान की प्रक्रिया है वो भी शुरू की जा रही है। और मतदान करने के लिए काफी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि लगातार वोटिंग का जो परसेंटेज है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर इसकी तुलना 2019 के वोटिंग परसेंटेज से करें तो अभी तक उतने प्रतिशत मतदान नहीं हुआ है जितना 2019 में हुआ था। हाँ, अभी अब अगर मुरादाबाद सीट का जिक्र करें तो मुरादाबाद में अभी हमारे सहयोगी थे दानवीर, वो लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे जिस तरह से वहां पे व्यवस्थाओं की बात इलेक्शन कमीशन ने कही थी कि भाई जितने वोटर्स पहुंचेंगे सभी के लिए टेंट की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, उचित व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाएंगी। लेकिन हमने एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई, अभी अभी अपने दर्शकों को दिखाई कि मुरादाबाद के एक बूथ पर ना तो पानी की व्यवस्था थी, ना तो शेड की व्यवस्था थी, ना ही टेंट लगाए गए थे और अधिकारी किसी भी तरह की बातों से, किसी भी तरह के जवाब को देने से बचते हुए भी नजर आए। तो इस तरह की भी स्थिति, इस तरह की भी तस्वीरें नजर आ रही है। बिल्कुल गरिमा, इसके साथ ही बात करें तो गर्मी को देखते हुए कुछ मतदान केंद्र ऐसे भी है जहां पर बहुत ही अच्छी सुविधा दी गई है, शेड लगाए गए हैं, पेयजल की व्यवस्था की गई है, फैन लगाए गए हैं। इसके साथ ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो काफी अच्छे से चल रही है और काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज जो है वो भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम यूपी को छोड़ करके अगर बात करें तो नक्सली हमले भी लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी नक्सलियों के हमले देखने को मिले और इसके साथ ही मतदाताओं की जो संख्या है वो भी बढ़ रही है। ठीक है वैष्णव, इसी पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, उत्तर प्रदेश के सभी 8 सीटें जो कि बहुत ही अहम, बहुत ही खास मानी जाती हैं, बहुत ही अहम मुद्दे हैं, चाहे किसानों का मुद्दा हो, क्योंकि पश्चिमी यूपी में किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा रहता है। विपक्षी दल उन्होंने ये बात कही है कि भाई हम एमएसपी पर गारंटी देंगे, एमएसपी की गारंटी की बात कही है। तो क्या कई सारे अहम मुद्दे हैं पिछली बार के चुनाव से और इस बार के चुनाव को लेकर के, चाहे राम मंदिर का मुद्दा ले, सीएए का मुद्दा ले, धारा 370 को ले, तो कई सारी चीजें हैं। इस बार क्या कुछ स्थितियां नजर आ रही हैं? ग्राउंड जीरो पर आप लगातार मौजूद रहते हैं अंकित। बिल्कुल कर, मैं बताना चाहूंगा कि यूपी के 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और 80 प्रत्याशियों में करीब 1 करोड़ 44 लाख करोड़ से ज्यादा मतदाता है इन 8 सीटों पर जहां पर मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि इस समय जो मतदान हो रहा है, सबसे ज्यादा इस समय मतदान जो हुआ है उत्तर प्रदेश में वो हुआ है 38% पीलीभीत में। और पीलीभीत में मतदान हुआ है, ये 1 बजे का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ आपको, 1 बजे तक का। बिजनौर सीट पर 36%, कैराना में 37%, मुरादाबाद 35%, मुजफ्फरनगर 34%, नगीना 38% और पीलीभीत 38% और रामपुर 32%, सहारनपुर पे 42% मतदान हुआ है। और आपको बता दें कि ये जो सीटें जो है, ये सिर्फ 2 सीटें 2019 की बात करें तो 2 सीटें बीजेपी के पास थी, बाकी सब कुछ बसपा के पास थी और कुछ अन्य पार्टियां के पास थी। और आपको बता दें कि बीजेपी का और आरएलडी का इस समय अलायंस है। और कैराना की अगर सीट की बात करें तो कैराना की सीट पे पिछली बार प्रदीप चौधरी का वर्चस्व था, 2019 में वो जीते थे, लेकिन इस बार इकरा हसन वहां पर ज्यादा भारी दिखाई दे रही। इकरा हसन ने अभी बताया कुछ देर पहले वहां पे रिपोर्ट किया अपने ट्विटर पे कि वहां की ईवीएम मशीनें खराब हो रही हैं। और साथ ही साथ नगीना पे भी जो चंद्रशेखर आजाद है उन्होंने डीएम को बताया कि यहाँ की मशीनें खराब हो रही है। 32 से ज्यादा मशीनें नगीना में जो है ईवीएम की वो काम नहीं कर रही थी 1 बजे तक का, मैं आपको बता रहा हूँ। और 1 बजे के बाद जब उन्होंने फोन किया है तो वहाँ पे कुछ मशीनें सही होने गई है। पोलिंग बूथ की व्यवस्था जो है वो जर्जर है, लोग धूप में खड़े हैं लाइन लगा करके। और जिस हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे और शेड होगा, पानी होगा और सारी किसी को भी अंकित व्यवस्थाओं की आप बातें कर रहे हैं, मुरादाबाद का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर बूथों पर हर बार का चुनाव अगर हम देखें तो हर बार के चुनाव में ये बात सामने आती है कि बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान की खबरें निकलकर सामने आती है। इस बार इसे लेकर के विशेष तैयारी, बुर्का पहन के महिला जो कर्मचारी हैं वो चेकिंग कर रही हैं, जो लोग बुर्के में आ रही हैं जो महिलाएं, उनकी चेकिंग की जा रही है। इस तरह की भी व्यवस्थाएं क्या अलग अलग, इसके अलावा कई और बूथों पर भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली? हाँ जी, बिल्कुल बता दें आपको कि रामपुर मुरादाबाद में ये जो बुरखे वाली घटना है ये आम बात है वहाँ पर। और इस बार सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं वहाँ पर। बुरखे में जो आ रहे हैं उनके आधार कार्ड और उनके निर्वाचन कार्ड चेक हो रहे हैं। ठीक है अंकित, हमारे साथ बने रहिएगा। अब इसी पर खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक अहमद लारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक जी, देखिए सुबह से ही चुनाव की प्रक्रियाएं चल रही हैं, विपक्षी दलों के तमाम मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा, बेरोजगारों का मुद्दा, और आप लोग युवाओं की गारंटी लेकर के आ रहे हैं। मोदी की गारंटी वर्सेस युवाओं की गारंटी, कितना असर देखने को मिलेगा इस बार के चुनाव में? क्योंकि लगातार मोदी की गारंटी को लेकर के बीजेपी के तमाम दावे हैं और धर्म के नाम पर आप लोग कह रहे हैं कि वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी कर रही है।
देखिए, पहली बात तो आपको बता दें कि गारंटी ही जुमला है और जुमला ही गारंटी है मोदी जी की। ये तो पहले भी उन्होंने कहा था हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए नकद देंगे और तमाम सी बातें उन्होंने कही थी। 100 स्मार्ट सिटी भी कही थी। ये 2014-15 की बात है। 100 स्मार्ट सिटी के नाम पे आज भी शहर उखड़े पड़े हुए हैं। कोई स्मार्ट सिटी नहीं बना। इन लोगों ने हर सांसद को एक गांव गोद लेने का कहा गया था। अभी तक वो गोद में ही बच्चा चल रहा है। पिछले 10 साल से वो मतलब रेंग भी नहीं पाया। ये हालत है। तो इनकी जुमला ही गारंटी और गारंटी ही जुमला है, दोनों एक ही चीज है। और हम लोगों ने जब भी जो भी वादा किया है हम लोगों ने उसको मुकम्मल किया। आप देखिए, समाजवादी की जब सरकार थी तो हम लोग ने लाखों लैपटॉप और मोबाइल फोन बांटे थे बच्चों को, जो बच्चे इंटर और हाई स्कूल पास कर रहे थे। इन्होंने भी वो वादा किया था, कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। बीजेपी कहती है आप लोग युवाओं की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों में आपसी तालमेल ही बेहतर नहीं है। गठबंधन हो रखा है, 2 लड़कों की जोड़ी कही जा रही है, लेकिन आपसी तालमेल ही बेहतर नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके एक नेता कुछ और कहते हैं, दूसरे नेता कुछ और कहते हैं। मैम, ये तो उनका मुंह है, जो चाहे बोले। हमने रोका है क्या उनको? भाई, जब वो युवाओं को कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख नकद देंगे, बाद में कहते हैं ये तो इलेक्शन का जुमला था, तो वो जो चाहे बोले, उनके मुंह है, वो चाहे जो बोले, हम उसको रोक तो सकते नहीं। ताला बंद करने का अधिकार हमको है नहीं। हाँ, अगर जिस दिन मुंह जोरी करने पे टैक्स पड़ जाता तो मेरे ख्याल से बीजेपी वाले आज तक कंगाल हो गए होते और बेचारे अदानी और अंबानी तो बिल्कुल ही कंगाल हो गए होते इन लोग का पेमेंट करते करते। तारिक जी, लेकिन जिन 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है उसका ये भी बताइए कि किन सीटों पर आप सोच रहे हैं कि आप जीतेंगे, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने मुद्दे उठाए हैं तो आपको कितना विश्वास है कि आज जिन 8 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें आप कितनी सीटें जीत लेंगे? मैडम, जिन 8 सीटों की बात आप कर रही है वो सारी हम ही लोगों के बहुल एरिया वाली है। ठीक है, पिछली बार ये जीत गए, उससे पिछली बार जीत गए, तो 10 साल बहुत होता है। जनता 10 साल का इनका झुंझुना पकड़ कर देख चुकी है। अब जनता बदलाव चाहती है। जनता चाहती है कि जो उन लोगों की बात करता है, नौजवान चाहता है जो उनको नौकरी की दे, उसकी बात करना चाहती है जनता। तो जनता ये 8 सीटों पे हमको ही चुनाव जितवा रही है। ये वो सीटें हैं जो समाजवादी की बहुत मजबूत गढ़ है, चाहे रामपुर हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे नगीना हो, चाहे जो अच्छा तारिक जी, आप कह रहे हैं कि बहुत ही मजबूत सीटें हैं हमारी, लेकिन चलिए रामपुर सीट का जिक्र कर लेते हैं। आपको यहाँ पर पहले खूब मतदान, यहाँ पे वोट मिले थे आप लोगों को, लेकिन उपचुनाव हुआ तो बीजेपी इस सीट पर काबिज हो गई। इस बार के लिहाज में भी ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आजम खान है उनकी परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं दिया, तो अब बड़ा असर भी देखने को मिल सकता है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर घाटा भी हो सकता है, क्योंकि आजम खान का वर्चस्व है इस सीट पर। देखिए मैम, पहली बात तो एक बात ध्यान रखिए, जो आप उपचुनाव की बात कर रही हैं, इस चुनाव में कोई भी केंद्रीय बल नहीं लगा था। और केंद्रीय बल ना लगने की वजह से लोकल पुलिस ने वहां पे पूरी मनमानी करते हुए वहां के हम जो वोटर्स थे उनको वोट डालने नहीं दिया था। वहां के मूल वोटर्स वोट नहीं डाल पाए थे। इस वजह से ये उपचुनाव जो है हम लोग, बीजेपी ये बात कहती है कि जब आप लोग हारते हैं तो इस तरह के आरोप लगाते हैं, कभी ईवीएम पर, कभी प्रशासन पर, पुलिस पर। मैम, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाकायदा आप लोगों के द्वारा, चैनल्स के द्वारा दिखाया गया था, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। इसलिए आप अपने आप को झूठा कहना चाहती हो, आप शौक से कहिए। आप हमने नहीं कहा, हमने तो नहीं दिखाया कि भाई पुलिस रोक रही है आपके वोटर्स को। आपके वोटर्स को कब रोक रही है पुलिस? हमने तो ऐसा नहीं दिखाया। तारिक जी, आप देखिए, आप स्टेटमेंट मत बदलिए। तारिक जी, स्टेटमेंट मत बदलिए। आप ये बात कह रहे हैं कि आप लोग दिखा रहे हैं कि पुलिस आपके वोटर्स को रोक रही है। देखिए, आप लोग हैं झूठे। आप अपने ही मित्रों को, मंडलियों को, जब आपके पास में कोई शब्द नहीं होते, कोई बातें नहीं होती, तो आप मीडिया पर सवाल खड़े करने लगते हैं। भाई, आपको मुद्दे उठाने चाहिए, वो अहम है। मीडिया पर सवाल करना जरूरी नहीं है। तारिक जी दिखा रहे थे कि मीडिया कर्मी दिखा रहे थे कि कैसे जनता को वोट देने से रोका जा रहा है, तो आप अपने आप को, अपनी बिरादरी को, तो आप ये बात कह रहे हैं कि भाई पुलिसकर्मी रोक रहे थे। आप ये बात कह रहे हैं कि पुलिसकर्मी आपके वोटर्स को रोक रहे थे। आप भी कहिए कि वो झूठे हैं। आप कह रहे हैं कि पुलिसकर्मी आपके वोटर्स को रोक रहे थे। कोई ऐतराज नहीं, हम आपके मुंह पे ताला नहीं बंद कर सकते हैं। ठीक है, आपका जवाब देने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं।
केंद्रीय बल वहां पे मौजूद है। ठीक है आपने रामपुर तारिक की जी, बात आपके की, जो आपने तमाम आजम सवाल साहब है, की बात तमाम की। जो आरोप है, उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी, अभी अभी आप आए हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, ये कह रहे हैं तारिक जी कि उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव हुए थे रामपुर सीट पर, तो जो पुलिस प्रशासन है वो रोक रहा था इन लोगों के वोटर्स को पहुंचने से, मतदाता केंद्र पर पहुंचने से, ताकि ये लोग मतदान, इनके पक्ष में मतदान न हो सके। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। गरिमा जी, सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और जितने विपक्षी दल है हताशा और निराशा में जी रहे हैं। इनके पास कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि इनका जो है बुरिया बिस्तर उत्तर प्रदेश की जनता ने बांध रखा है और इस बार भी एकदम से इनका सफाया होने जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये हताशा और निराशा में रहेंगे तो इसी तरीके के वक्तव्य देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने वॉलंटियर के दम पर और अपने काम के दम पर माननीय नरेंद्र मोदी के जो गारंटी है, माननीय योगी जी का जो कार्य है, उस कार्य को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के वॉलंटियर जनता के बीच में रहे हैं, जनता के बीच में अपने कामों को लेकर गए हैं। और आज जनता उम्मीद लगा के बैठी थी। मैं तो जो है उन देवतुल्य जो हमारे वोटर हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी धूप में लाइन लगा के वोट देने के लिए और मोदी की गारंटी को जो है आगे बढ़ाने के लिए, एक विकसित भारत का जो कल्पना जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसको आगे ले जाने के लिए वो लोग लाइन में लगे हैं। उन देवतुल्य जो है वोटरों को मेरा प्रणाम, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन संतोष जी, अभी लेकिन दावा किया गया है तारिक जी ने कि सारी सीटें जिन पर आज चुनाव हो रहे हैं, जिन पर आज मतदान हो रहे हैं, वो सपा के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। सब पर इनका बुरिया बिस्तर बन रहा है। ये हताशा और निराशा में आपने देखा होगा, अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और दोनों के जो है बयानों में जो है एक विपरीत व्यवस्था चल रही थी। तो इससे ये साबित हो रहा है कि एक न इनका दिल मिला है, न इनका दल मिला है। ये मजबूरी के ठगबंधन इन्होंने किया है और उस ठगबंधन के तहत एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं और सब एक दूसरे को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, एक दूसरे को ठगने का काम कर रहे हैं और जनता इन ठगों से सावधान है। जनता जानती है कि मोदी के साथ ही इस देश का विकास हो सकता है, मोदी के नेतृत्व में ही इस जनता का विकास हो सकता है। जनता को जो सुविधाएं हैं वो माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है और भारत विकसित देश बनने के आगे चल रहा है। ठीक है तारिक जी, आपका रुख करूंगी। संतोष जी को आप सुन रहे थे, किस तरह से आपके गठबंधन को ठगबंधन कहा और कह रहे हैं कि इनकी जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक नेता कुछ और कह रहे हैं, आपके अखिलेश यादव कुछ और कहते हैं, राहुल गांधी कुछ और कहते हैं और आप लोग लड़कों की जोड़ी, 2 लड़कों की जोड़ी, युवाओं की गारंटी की बात कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो 2 लड़के का नाम नहीं लिया, आप अपनी तरफ से ऐड करके बोल रही है, जैसे आपने अभी ऐड करके बोल 2 दिया कि लड़कों की तारिक जोड़ी। अहमद लारी ने देखिए कहा। तारिक जी, तारिक अहमद लारी ने कुछ नहीं कहा था। मैम एक मिनट, बीच में न टोकिए, बीच में न टोकिए। ठीक है, तारिक अहमद आपकी लारी बातें ने कुछ पूरी नहीं कहा था। तारिक अहमद लारी ने जो मीडिया ने दिखाया था उसकी बात कही थी। पहली बात ये ध्यान रखिए। इसलिए बातों को आप ये कह रहे थे तारिक जी कि आपके वोटर्स को पुलिस प्रशासन ने जाने से रोका ताकि वो मतदान नहीं कर पाए। आप ये बात कह रहे थे तारिक जी, आपके शब्द मत बदलिए। यही तो बड़ी विडंबना है कि जब आपके पास में कुछ नहीं होता तो आप इस तरह के आरोप लगाते हैं, मीडिया पर आरोप लगाते हैं, पार्टियों पर आरोप लगाते हैं। भाई अहम मुद्दे उठाइए तारिक जी। अगर ये कहते 2 लड़के बोलते तो मैं भी कहता चंगू मंगू, मैं भी कहता तरी पार फेंकू, मैं भी कहता आप भी लोग कह रहे थे कि भाई अब तो 2 लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में, युवाओं की जोड़ी है, युवाओं का गठबंधन है। दूसरा मणिपुर की भी बात कर रहे हैं हम क्या नाम है, यहाँ पे लड़की को रातों रात जो जला के उसका अंतिम संस्कार कर दिया पुलिस प्रशासन ने, हम उसकी भी बात कर रहे हैं, रेप पीड़िता की, कि रेप करवा के रेप हो गया और रेप के बाद उसके परिजनों को लाश तक नहीं दी गई, उसको जलवा दिया गया। ये भी तो हुआ है यहाँ पे। ये भी हुआ है कि यही मुख्यमंत्री आवास के बराबर में ही सीपीओ पर एक लेडी धरना दे रही थी जिसका बलात्कार हुआ और उसका FIR नहीं लिखा जा रहा था। ये भी हुआ है क्लास 12वीं की लड़की का मुख्यमंत्री आवास के पास में ही बलात्कार हुआ, उसका भी FIR नहीं लिखा जा रहा था। 4 दिन बाद मेरे दबाव डालने गए, 4 दिन बाद FIR लिखी गई। संतोष जी, आपके लॉ एंड ऑर्डर पर तमाम सवाल, आपकी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का जो है पूरा देश जो है स्वागत करता है और पूरा देश इसका अनुसरण कर रहा है।
पूरा देश अनुसरण कर रहा है कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। और आज यही कारण है कि अपराधी या तो जेल में है या तो प्रदेश छोड़ के चला गया है, और अगर उसने उसके बाद भी हिमायत की तो जहन्नुम में चला गया है। ये तारिक जी जानते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है कि योगी जी के नेतृत्व में अपराधियों को किस तरीके से दफन करने का काम किया गया है। ब्रिजेश सिंह क्यों बाहर घूम रहा है, ब्रिजभूषण शरण सिंह क्यों बाहर घूम रहा है, अभय सिंह क्यों बाहर घूम रहा है, बादशाह सिंह बाहर घूम रहा है ठाकुरवाद के चलते। संतोष भाई ठाकुरवाद चल रहा है, ठाकुरवाद के चलते ये हम लोग बाहर घूम रहे हैं। ये तो आरती लेके मुझे के पुजारी है ना, आरती लेके सबका आरती उतारते हैं, ये वाली आरती उतारते हैं। ये होता है और जिस जमीन में कब्जा करना, ठेका पट्टा करना और दलाली करना और जो माफिया क्या नाम है, चाय माफिया, बालू माफिया, बजरी माफिया, यही तो लोग हैं आपके साथ। और सबसे बड़ा माफिया तो दो लोग हैं, तड़ीपार भी तो है। कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, जिन्होंने दंगा फैलाया था, अरे दंगा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि दंगा करने वाले आप तो बैठे हुए सत्ता में, तो आप क्यों दंगा करेंगे? आप दंगा कर ही नहीं सकते। सत्ता में बैठ के कहीं आदमी दंगा करता है, सत्ता के लिए दंगा किया जाता है, तो आप दंगा करते हैं सत्ता के लिए। हम दंगा करते नहीं है, हमें सत्ता का इतना लालच नहीं है, लेकिन संविधान बचाने का लालच है हमको कि हम संविधान बचा के रहेंगे। आप जो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, हम उसको खत्म नहीं होने देंगे। कहीं कोई आप आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, जितने बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब है, मैं उनसे कहूंगा कान खोल कर सुन लो, ये लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, उसी लिए ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये अब आरक्षण खत्म करना है इनको, ये आप लोगों के हक के ऊपर, हकूक के ऊपर। अच्छा तारिक जी, आप इतनी बातें कह रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आते हैं तो वो भी आप लोगों के पक्ष में नहीं आते। भाई आप लोग जनता के बीच जाते हैं ना, उनसे अपनी बातें रखते हैं, उन्हें समझाने की भी कोशिश करते हैं, फिर क्या हो जाता है? मैडम आपकी सरकार चली जाती हो रही है ना, क्या संविधान बदलने की तो बात एक बार इन लोगों ने की है। इनके 3-3, 4-4 सांसद, 5-5 सांसद तो आप खुल्ला बोल रहे हैं, इनके कैंडिडेट्स खुल्ला बोल रहे हैं कि हमको संविधान बदलना है। संविधान में सिर्फ एक चीज बदलनी है, वो है आरक्षण। उन्होंने कहा ये आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। बार बार संविधान को जो है संशोधित किया जाएगा। तो ये बयान हमारे नेताओं का नहीं है, इनके स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके बयान है। उसको पढ़े, वो जिनके साथ ये काम कर रहे हैं, जिनके साथ सहयोगी क्या है। देख लीजिए मैडम, ऐसा खुला झूठ बोलते हैं ये लोग, ऐसे इसीलिए भारतीय तारिक भाई कभी राजीव गांधी जी का बात और देख लीजिए, उन्होंने बार बार ये कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो संविधान में संशोधन किया जाएगा, उसको बदला जाएगा। तो संशोधन का आप क्या करना चाहते हैं? आरक्षण ही तो खत्म करना चाहते हैं। खुलकर आपके लोग कह रहे हैं कि हम आरक्षण खत्म करेंगे। दुबे जी, आप लोग खुल के आरक्षण के खिलाफ हैं। आप लोग कहते हैं आरएसएस का मेन एजेंडा है आरक्षण खत्म करना है आपको, ये तो खुल के आप लोग कहते हैं। संतोष जी, तमाम आरोप लग रहे हैं आपकी पार्टी पर। मैडम इनके तो एक वो है, वो तो कहते हैं मेरी बीवी ठाकुर है, ठाकुर मुझे वोट दे दो। वो चरित्र का काम किया था उन्होंने, राम जी के चरित्र निभाया था। देखिए तारिक जी, इलेक्शन कमीशन ने ये बात साफ कही थी कि भाई धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा, जो भी इस तरह से करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन वहाँ इलेक्शन कमीशन ने कोई भी वो नहीं किया, कोई इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अधिकार है, संविधान में सबको अधिकार मिला है, शिकायत कर सकते हैं। तारिक जी, आप शिकायत करने पहुंच जाइए, शिकायत की जा सकती है, संविधान में सबको अधिकार है। शिकायत हो चुकी है और स्वतः संज्ञान भी लिया जाता है। हम लोग के मामले में तो स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर हो जाती है, इनके मामले में अभी तक क्यों नहीं एफआईआर हुई? इलेक्शन कमीशन बंधुआ मजदूर है बीजेपी का, भारतीय झुट्टी पार्टी का। बिल्कुल मैं कह रहा हूं और डंके की चोट पर कह रहा हूं, इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन, पूरा इलेक्शन कमीशन भारतीय झुट्टी पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहा है। क्यों नहीं अरुण गोविल के ऊपर अभी तक कानूनी कार्रवाई की गई? क्यों नहीं अरुण गोविल के ऊपर वहां के रिटर्निंग अफसर ने एफआईआर करवाई कि जाति के आधार पर वोट मांग रहे हैं कि मेरी बीवी ठाकुर है, आप लोग भी ठाकुर है, देख लीजिए आप लोग। संतोष जी, तमाम आरोप लग रहे हैं, जातिवाद का आरोप लगाया जा रहा है। संतोष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? संतोष जी का शायद डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो जी संतोष जी, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, जातिवाद का आरोप, धर्मवाद का आरोप आपकी पार्टी पर।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जातिवादी राजनीति नहीं की और न धर्मवादी राजनीति। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा नारा रहा सबका साथ, सबका विकास और अरुण सबका गोविल को प्यार। लेकर के ये बात कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि मेरी पत्नी ठाकुर है तो मुझे वोट दे दीजिए। ठाकुर राजनीति कह रहे हैं ये लोग कर रहे हैं बीजेपी कभी वाले। नहीं, इस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं करता। नेता की तो बात छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी सभी को लेकर साथ लेकर काम करने वाला जो है पार्टी है। यहाँ किसी के लिए भी ये कोई भी योजना माननीय मोदी जी की आई तो क्या उसमें ये चिन्हित किया गया कि फला जात के व्यक्ति को ना दिया जाए या फला धर्म के व्यक्ति को ना दिया जाए। योजनाएं सामान्य होती हैं, सबको मिलती हैं, सब उसका लाभ लेते हैं। कभी भी योजना ये बना के नहीं दी जाती कि फला व्यक्ति को दिया जाएगा, ये सिर्फ ठाकुरों को मिलेगा, ब्राह्मणों को मिलेगा या यादव को मिलेगा या जो है मुस्लिम को मिलेगा, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एक नारा रहा सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। उसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने इसी बिंदुओं पर और मोदी जी की गारंटी पे काम कर रही है। तारिक जी सुन रहे हैं आप, और कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटी पर 5% लोग पूरे देश में राज कर रहे हैं। 5% की आबादी वाले पूरे देश में राज कर रहे हैं और इसीलिए आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। और 5% वाले कैसे 50% की नौकरी पाए हुए, मुझे ये ताज्जुब हो रहा है। 5% वाले लोग कैसे 50% आरक्षण पाए हुए, मुझे ये ताज्जुब हो रहा है। कहीं कहीं तो 70% पे है, कहीं कहीं 80% पे नौकरी पाए हुए हैं। कैसे पाए हुए हैं, किस आधार पे पाए हुए हैं? उस समय तो सरकार ने 95% अब 5% वाले नौकरी में जी, पाठक जी, पंडित जी, ब्राह्मण जी, ठाकुर जी, चौहान जी, कैसे ये लोग हैं नौकरियों में? कैसे है नौकरियों में 50% कैसे है? कायदे से तो 5% आरक्षण इनको मिलना चाहिए। 5% आरक्षण, अब 10% आरक्षण गरीबी के आधार पर दे दिया गया है कि गरीब ब्राह्मण है इसलिए दिया जाएगा। अरे ब्राह्मणों की आबादी कुल 1% है तो 10% आरक्षण कैसे दिया गया? ये साफ दिखा रहा है कि ये आरक्षण विरोधी है। ये गरीबों का, ये दलितों का, ये पिछड़ों का अधिकार छीनने की क्षमता रखना चाहते हैं और इसीलिए ये चाहते हैं कि संविधान को चेंज करके आरक्षण खत्म करके सबको देश से निकालकर या फिर उनको बंधुआ मजदूर बनाकर रखा जाए। संतोष जी, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी, ये स्थिति स्पष्ट कीजिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं? गरिमा जी, अब तो मुझे तारिक भाई की जो है बातों पे हंसी आ रही है कि जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो है 5% वाले देश पे राज कर रहे हैं। इसके पहले जिसके साथ इन्होंने गठबंधन किया उन्हीं की सरकार थी, उन्हीं लोगों के राज्य में लोगों ने नौकरियां पाई। तो उसमें फिर ये सवाल जो है इनको राहुल गांधी से करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास और सबका आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल, मैं जवाब दूंगा। ये सवाल तो इनको राहुल, इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है दुबे जी, इसका जवाब ये है कि राहुल गांधी ने बाकायदा खड़े होकर माफी मांगी और कहा ये हमसे गलती हो गई। बाकायदा माफी मांगी पीडीए से कि ये हमसे गलती हो गई, हम दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे, जातिगत जनगणना भी कराएंगे और जाति का आधार का आरक्षण भी पूरा दिया जाएगा। मतलब दुबे जी, आप लोग ब्राह्मण, अगर आप 1% हो तो आपको 1% आरक्षण दिया जाएगा, चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो। 1% आरक्षण तो मिले आपको कि आपको 50% पे राज करना है? 50% आरक्षण चाहिए आपको, ये बताइए। आप तो अनडिस्प्यूटेड 50% पे बैठे हुए हैं। 1% होता हुआ 50% पे बैठे हुए हैं आप लोग। संतोष जी, तमाम आरोप देखिए क्या है ना कि ये तारिक भाई की हताशा और निराशा का जवाब है। इसका जवाब क्या दिया जाए जब इनको ये पता है कि हर व्यक्ति योग्यता से अपने जो है आधार को, अपनी नौकरियों को पाता है। आरक्षण की जरूरत न कभी सवर्णों को रही है, ना सवर्णों ने आरक्षण के लिए कभी संघर्ष किया है, ना कभी आरक्षण हम लोगों ने मांगा है। जिसका जो अधिकार आरक्षण के खिलाफ तो रहे हैं जी आप लोग, उस अधिकार को उसको दिया गया है और कभी भी इस देश में संविधान ना खतरे में है, ना लोग खतरे में है। और यही कारण लगातार 14 में हम जीते, 19 में जीते और 24 में हम बम्पर जीतने जा रहे हैं 400 पार। और फिर एक बार मोदी सरकार का जो है नारा है हमारा, वो बुलंद होने जा रहा है, जनता उसके साथ खड़ी है। 400 पार जीतने की बात है। पार नहीं होंगे इस बार, आप 40 पार नहीं होंगे, गारंटी है। 40 पार नहीं होंगे। तारिक भाई, गाँव में कहावत है कि 200 सीटों पे तो आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो ज्यादा 200 सीटों पे तो आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ज्यादा दिन नहीं बचा, 2 महीने इंतजार कर लीजिए। इतना जो है उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं। 200 सीटों पे तो आप चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं।
आप ये भी तो बताइए साथ में जनता को कि 543 में से 200 सीटों पे आप चुनाव नहीं लड़ रहे, तो 400 पार कहां से करेंगे आप? अरे हमने बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार अपने सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाने जा रही है, आप परेशान ना होइए। अरे सर, आप 200 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम बार बार वही कह रहे हैं, आप तो अकेले दम पे 400 पार की बात करते थे। आप 200 सीटों पे चुनाव नहीं लड़, देखिए कैसे गिरगिट की तरह होगा, गिरगिट भी शर्मा जाए इन लोग को देखकर। अभी था 400 पार बीजेपी जा रही है, अब कह रहे हैं सहयोगी दल के साथ मिलकर जा रहे हैं। ऐसे ऐसे झूठे वो फरेबी वाली बातें करते, मक्कारी वाली बातें करते, अय्यारी वाली बातें करते हैं ये लोग। यही हाल मोदी जी का है, यही हाल नीचे का है। देख लीजिए आप कैसे कैसे फेंकते हैं ये लोग, कैसे कैसे लंबी लंबी छोड़ते हैं, जुमलेबाजी छोड़ते हैं। तारिक जी, बीजेपी ने एक आंकड़ा तो दिया है कि 400 पार सीटें बीजेपी जीतेगी, ये आंकड़ा बीजेपी की ओर से दिया गया है, लेकिन आपने कौन सा आंकड़ा दिया है? आप ये बता दीजिए कि कितनी सीटों पर आप जीतेंगे। मैडम देखिए, मैं यूपी की बात करता हूँ। यूपी में आपको मैं साफ लफ्जों में बता दूं कि हम लोग 60 से 70 के बीच में चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली 100% हम लोग जीत रहे हैं। 60 से 70 यूपी की बात कर रहा हूं मैं। 4 तारीख को परिणाम आएंगे। तारीख ममता बनर्जी जीत रही है और 2-3 सीटें कांग्रेस जीत रही है। मैं अगर बिहार की बात करूं तो बिहार में बहुत ही संतोष जी जीत के बड़े दावे कर रहे हैं। नहीं, हम सुन रहे हैं गरिमा जी इनको कि 0 और 0 जब मिलता तो 0 ही होता है, उसके आगे कुछ नहीं होता है। तो ये लोग हताशा निराशा हम लोग समझ रहे हैं। हम लोग जो है फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, घर में बैठ के जो है राजनीति नहीं करते। हमारा कार्यकर्ता, हमारा वॉलंटियर, हमको भरोसा है जो नारा मोदी जी ने दिया है उस नारे पे 100% हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है। और निश्चित ही जब 4 जून का रिजल्ट आएगा तो 400 पार का जो है आपको आंकड़ा दिखेगा। तारिक जी, ये लोग कार्यकर्ताओं की पार्टी अपनी पार्टी को कहते हैं। कांग्रेस पर अक्सर कर परिवारवाद का आरोप लगता रहता है और समाजवादी पार्टी को लेकर के भी यही हालात है कि उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि अखिलेश यादव अपने आगे किसी और को नहीं समझते, कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं मानी जाती। और यही बात घूम घूम के सामने आती है कि जो इंडिया अलायंस है उसमें भी परिवारवाद पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। तारिक जी, तारिक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। संतोष जी, देखिए तमाम बातें आप लोग कह रहे थे। तारिक जी का भी यही कहना है कि आप लोग 200 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो कैसे 400 पार की बातें कह रहे हैं? देखिए गरिमा जी, हमने शुरू में कहा था और हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा 370 भारतीय जनता पार्टी, एनडीए 400 पार। ये शायद जो है तारिक जी ने ये नारा सुना नहीं और उनको समझ में नहीं आया, तो एक बार फिर से समझ लें। हम लोगों ने पहले ही कहा कि हम सहयोगी दलों के साथ 400 पार के आंकड़े पे जाएंगे और अकेले भारतीय जनता पार्टी 370 सीटों को प्राप्त करेगी। अच्छा संतोष जी, इस बार समीकरण उत्तर प्रदेश में काफी अलग है, क्योंकि अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो सपा बसपा एक साथ थे, आरएलडी सपा बीएसपी के साथ में गठबंधन था। इस बार गठबंधन तो है, लेकिन आरएलडी और बीजेपी का और समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का कितना असर देखने को मिलेगा? क्योंकि आप लोग लगातार कह रहे हैं कि आरएलडी को नकारा गया, इनकी पार्टियों ने नकारा, और अब आपके साथ है जयंत चौधरी। हेलो जी संतोष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बताइए। जी संतोष जी, अगर पिछली बार का जिक्र करें, 2019 का जिक्र करें, और अगर अब का देखें तो ये समीकरण काफी अलग है। पिछली बार सपा और बसपा एक साथ ही गठबंधन था, आरएलडी भी इनके साथ थे, इनके साथ में गठबंधन किया था। इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ गठबंधन में, और इसके साथ ही बीएसपी अलग से चुनाव लड़ रही है, और आप लोग और आरएलडी एक साथ। जयंत चौधरी को लेकर के आप लोगों ने तमाम बातें कही कि भाई इन जो असली जगह होनी चाहिए जयंत चौधरी की, वो इन पार्टियों ने उन्हें नहीं दिया, और अब आपके साथ में है। कितना असर देखने को मिलेगा इस बार के चुनाव में? क्योंकि समीकरण काफी कुछ अलग है। राम मंदिर का मुद्दा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी, युवाओं के मुद्दे सबसे ज्यादा है, महिलाओं के मुद्दे पे ये लोग बात नहीं करते। निश्चित ही गरिमा जी, देखिए हम लोगों ने जब ये लोग जो है
पिछली बार जब भारतीय बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किए थे हम्म, तब भी हम लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। और इस बार जब ये कांग्रेस से गठबंधन किए हैं और आरएलडी इनके साथ नहीं है, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे आंकड़े के साथ इस चुनाव में उतरी है। और हमने कहा कि 80 में 80 तो फिर 80 में 80 ही आनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि लेकिन आज जिन 8 सीटों पर चुनाव चल रहे हैं उनमें पिछली बार बीजेपी को 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। संतोष जी, इस बात का भी जिक्र करिएगा। इसीलिए देखिए, हम लोगों ने जो हम 15 सीटें 12 सीटें 14 सीटें हम लोगों ने लूज किया था उस समय, उन सीटों पे हमने पूरी तरीके से फोकस करके उस पर नई रणनीति के साथ हम उतरे हैं। और निश्चित ही इस बार 8 की ये जो चुनाव जो ये हो रहे हैं, इसमें 8 की 8 सीटें हम जीतेंगे जो आज चुनाव मतदान हो रहे हैं जहाँ पे। और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर, क्योंकि देखिए हम लोग हवा में बात नहीं करते, हमारा कार्यकर्ता हवा में काम नहीं करता, हमारा कार्यकर्ता जमीन पे काम करता है। और हम भारतीय जनता पार्टी 24 आवर और 24 दिन काम करने वाली पार्टी है। 365 दिन हम काम करते हैं, 24 घंटे हमारा कार्यकर्ता जमीन पे होता है और एक जनता से हमारी कनेक्टिविटी है। बिल्कुल संतोष जी, नई रणनीति की बात यहाँ पर आपने कही है, तो 5 सीटों पर जिन पर हार मिली है, कौन सी ऐसी नई रणनीति है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, विकास के मुद्दों पर, जिनको लेकर आपको विश्वास है कि इस बार आप ये सीटें जीत लेंगे? क्योंकि सपा भी पूरे विश्वास के साथ में कह रही है कि ये सीटें उनके पक्ष में है पूरी तरीके से। भाई, जिस तरीके से देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है और जिस तरीके से महिलाओं, बेरोजगारों और जिस तरीके से माननीय योगी जी के नेतृत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध होते थे, सबसे ज्यादा महिलाओं पे अपराध होते थे, सबसे ज्यादा वहाँ जो है महिलाएं पीड़ित होती थी, चाहे वो किसी वर्ग की हो, किसी भी जाति की हो, किसी समुदाय की हो। उन सारी चीजों को जो है आज महिलाएं खुलकर घूम सकती हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आपने देखा होगा बहुत कई बार मुजफ्फरनगर के दंगे को आपने सुना होगा और बहुत सारी चीजें रही होंगी। जिस तरीके से वहाँ महिलाओं को लेकर एक वहाँ पहुंची, वहाँ कोई माँ अपनी बेटी को जो है हाई स्कूल में दूर नहीं भेजती थी पढ़ने के लिए। ठीक है, समय कम है। संतोष जी, आपका इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तारिक जी, आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान भी चल रहा है और रणभूमि 2024 के जरिए हम आप सभी को चुनाव से जुड़ी हर अपडेट्स दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।